हेलो दोस्तों। तो आज एक नया वीडियो मैं लेके आया हूँ। बहुत सारे लोग जो है हमको कमेंट कर रहे थे कि सर रेलवे के साथ साथ कम से कम एक स्ट्रेटजी वाला वीडियो जो आप एसएससी से जो रिलेटेड हो उसके बारे में एक वीडियो लेके आइए। कुछ हम लोग जो है एसएससी वाले भी बच्चे हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए क्या एक सही स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो उससे रिलेटेड मैं एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ। और सबसे पहले बता दूँ कि एसएससी का जो एग्जामिनेशन है बहुत सारे लोग कभी देते हैं, लेकिन उसमें भी जो है ना क्रम वाइज मैं लिख दिया हूँ कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है सबसे ज़्यादा किस एग्जाम में रहते हैं, ठीक है ना। तो और सबसे ज़्यादा लोग का चाह भी उसी सेक्टर की ओर होता है, क्योंकि पहले तो सीजीएल होता है, उसके बाद सीएचएसएल होता है और सीपीओ। चूँकि देखिए ग्रेजुएट स्तर का पोस्ट है, लेकिन इसमें बहुत सारा भीड़ इसलिए भी कम हो जाता है क्योंकि इसमें कुछ फिजिकल क्राइटेरिया है जो सब बच्चे उसके मतलब उसको क्वालिफाई नहीं कर पाते और बहुत सारे बच्चे इसको देना भी नहीं चाहते हैं। तो इससे ज़्यादा भीड़ जो सीएचएसएल में और जो सबसे लास्ट में जो बच जाते हैं, जब बहुत सारे का एग्जाम इसमें देते हैं फाइनली नहीं होते तो लोग एमटीएस का एग्जामिनेशन देने लगते हैं। तो इससे हम इसलिए बता दिए कि हाउ टू प्रिपेयर एसएससी एग्जामिनेशन। तो एसएससी का जो तैयारी आप करेंगे, तो एसएससी का तैयारी में आप कौन कौन से एग्जाम एसएससी के एग्जाम को मतलब आप पास कर सकते हैं। तब अभी हम टेक्निकल वालों की नहीं बात करेंगे, क्योंकि अगर टेक्निकल की बात करेंगे तो एसएससी का सिविल जेई का भी एग्जामिनेशन तो वो इसमें सम्मिलित नहीं है। हम एक प्लेन ग्रेजुएशन जो आदमी क्वालिफाई करते हैं, जो एक नॉर्मल नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के होते हैं, वो इस 4 तरह के एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। जो कि अभी हम इसका स्ट्रेटजी अभी जिक्र करेंगे कि अच्छा स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए और किन किताबों को पढ़ के आप इस एग्जाम में सफलता पा सकते हैं। तो ये सिर्फ एसएससी का सीजीएल के रिलेटेड नहीं है, पूरे एसएससी का जो है नॉन टेक्निकल ग्रुप का जितना भी एग्जामिनेशन है वो सारा इस एक ही एग्जाम से निकल, मतलब आप इसी स्ट्रेटजी से चारों एग्जाम निकल जाएंगे। और दूसरा नंबर ये है कि ये कभी भी मैं ऐसा नहीं देखा हूँ कि जो बच्चा सीजीएल का एग्जामिनेशन के एग्जाम देते हैं वो सीएचएसएल का नहीं देते हैं, और सीएचएसएल का नहीं देते हैं तो फिर सीपीओ का नहीं देते और एमटीएस। मैं ऐसा देखता हूँ कि सीजीएल जो एग्जामिनेशन जो देते हैं वो एमटीएस का भी एग्जामिनेशन देते हैं। इसलिए स्ट्रैटेजी चारों के लिए एक ही है, कोई अलग अलग पार्ट बाई पार्ट नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप देखिए कि एसएससी की जब तैयारी करेंगे तो सबसे पहला जो आया ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन सीजीएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। इसमें सबसे ज़्यादा भीड़ होता है और सबसे काफ़ी टफ एग्जामिनेशन भी माना जाता है। दूसरा इसमें आ जाएगा सीएचएसएल, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन, जो कि 10+2 बेस्ड होता है। तीसरा सीपीओ एसआई है, ये तो आपको ग्रेजुएट स्तर का होता ही है, लेकिन इसमें कुछ फिजिकल क्राइटेरिया है, जो दौड़ है, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, ये सब जब आप कंप्लीट करते हैं, क्वालिफाई होते हैं, तो फिर इसमें आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। इसलिए इसमें थोड़ा भीड़ भी कम है और इसका कट ऑफ मार्क्स भी थोड़ा कम ही जाता है। और लास्ट में एक एमटीएस है जो कि अब मैट्रिक लेवल की, जो कि ग्रुप डी की ग्रुप डी का एक पोस्ट है, ठीक है ना। तो इस चारों के लिए जो बुक लिस्ट है, अगर आप इसको कंप्लीट करते हैं तो इस चारों एग्जाम में आप फोकस करके मतलब जनरल इजीली क्वालिफाई कर पाएंगे। तो जब आप एसएससी की तैयारी करेंगे तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो होता है मैथमेटिक्स का होता है, क्योंकि आप देखेंगे मेंस में आपका जो है मैथ, हालांकि मैथ्स और इंग्लिश दोनों का ही एज सेम ही होता है, क्योंकि मैथ्स भी मेंस में आपको 200 मार्क्स का होगा और प्री में फिर 50 मार्क्स का होगा, ठीक है ना। तो मिला के 250 नंबर का आपका यही एग्जामिनेशन हो जाता है। तो ज़्यादा फोकस आपको मैथमेटिक्स पर करना होता है, ठीक है ना। तो मैथ्स का जो पहले ट्रेंड था, जो हम लोग जिस समय जब देते थे उस समय जो भी बच्चे पास किए थे वो RS अग्रवाल का मैथ्स बना के क्वालिफाई कर जाते थे, लेकिन अब वो ट्रेंड उस तरह का रहा नहीं, ठीक है ना। उसके लिए आज के दौर के अनुसार अगर कहें, जो आज लोगों का जिसमें सिलेक्शन हो रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैथमेटिक्स के लिए आपको राकेश यादव सर का जो है बुक पढ़ना चाहिए। वो मतलब एक अच्छा बुक माना जाता है और अभी आज के दौर में लोग उसी को फॉलो करके क्वालिफाई कर रहे हैं। तो राकेश यादव सर का 2 बुक आता है, एक आता है अर्थमेटिक्स का और एक आता है हायर लेवल एग्जामिनेशन, मतलब हायर लेवल मैथमेटिक्स, जिसमें आपको अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ये सब सारा उसमें आता है। और एक इनका बुक कंबाइंड आता है जो दोनों चीज़ उसमें है। तो आप अपना देख लीजिएगा, अगर वॉल्यूम दोनों अलग लेना चाहिए तो अलग भी ले सकते हैं, और सिंगल उनका मोटी बुक आता है राकेश यादव का। तो ये आपको जो है मतलब कंप्लीट पैकेज है। इसको पढ़ लेने के बाद आपको, मुझे लगता है कि मेंस के लिए, मैथ्स के लिए आपको कुछ सोचना ही नहीं है, कंप्लीट आपका इसी से आपका जो है मैथ्स का एग्जाम तैयारी हो जाएगा। उसी के अनुसार जब इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश 2-3 तरीके से लोग तैयार करते हैं। एक होता है, बहुत सारे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनको तो हमको लगता है कि ज़्यादा तैयारी करना नहीं ज़रूरत पड़ता है, हम इसलिए दोनों चर्चा कर लेते हैं। जो आज के जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो भी सीबीएसई बोर्ड के हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनका इंग्लिश बैकग्राउंड होता है और इंग्लिश उनका काफ़ी अच्छा होता है, तो वो लोग ज़्यादा प्रैक्टिस पर ज़्यादा मतलब विशेष जोर देते हैं। लेकिन जो हमारे जो बिहार यूपी तरफ के जो बच्चे हैं, जो शुरू से ही बिहार बोर्ड या फिर इस सब से जो पढ़े हुए, उनका इंग्लिश थोड़ा वीक होता है। उसके लिए जो मैं बताऊंगा, बेसिक्स बुक्स एक आते हैं स्पीडी पब्लिकेशन का, जो कि एकदम हिंदी में समझाया हुआ है इंग्लिश की बुक, स्पीडी इंग्लिश। लेकिन उसका जितना भी रूल्स जो है, आपको आर्टिकल हो, प्रीपोजिशन हो, नाउन हो, प्रोनाउन हो, या फिर जितना नरेशन, वॉइस, जितना सारा कुछ जो है आपका
हिंदी में एकदम उसको बोल मतलब समझा के उसको इंग्लिश को समझाया हुआ है। तो बेसिक्स अगर आपको पढ़ना है तो स्पीडी पब्लिकेशन का इंग्लिश आता है, वो आप पहले बेसिक्स कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। और जब आप एग्जैक्ट सिलेबस में आप जब आ जाएंगे, जब बेसिक्स आपको पूरा समझ में आ जाएगा, तो नीतू सिंह मैडम है जो पहले केडी कैंपस में थी, तो उनका जो है उनके द्वारा मतलब लिखा हुआ इंग्लिश का बुक आता है एसएससी के लिए स्पेशलाइज्ड, वो बुक आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। और ये सब जब इंग्लिश की बुक आप पढ़िएगा तो आपको दो तरह का दिक्कत इसमें होगा। क्या होगा, जब आप इंग्लिश बनाइएगा तो आपको वर्ड्स पावर भी थोड़ा कम रहता है, तो उसके लिए आप इंग्लिश का पेपर पढ़ सकते हैं, या फिर इन्हीं का सेट का जो है बुक, उसमें जितना भी सेट दिया हुआ है ना वो आप पढ़ लीजिए, तो वो ज़्यादा आपको काम होगा। और जो आदमी का इंग्लिश अच्छा है उनको बस सीधे यही बुक खाली बनाना है, इसके अलावा उनको कोई बुक दूसरा बनाने का ज़रूरत नहीं है। और तीसरे में आता है जीके और करंट अफेयर्स। देखिए इसका वेटेज बहुत कम है, एसएससी वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ, रेलवे वालों के लिए तो फिर सबसे ज़्यादा वेटेज इसी में आ जाता है, लोग इसी पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। लेकिन एसएससी वाले के लिए जीके बहुत कम वेटेज, मतलब सिर्फ प्री में ही एग्जामिनेशन में आपको पूछा जाता है, तो इसलिए आपको जीके के लिए बस एक रामबाण बुक, लुसेंट पढ़िए, और करंट अफेयर्स के लिए बस स्पीडी का बुक पढ़िए। इसके अलावा कुछ ज़रूरत नहीं है आपको जीके की तैयारी करने के लिए एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है ना। एसएससी के एग्जामिनेशन में जो 4 एग्जाम है, चारों में बस आप लुसेंट और स्पीडी इंग्लिश पढ़ लेते हो तो आपका जीके मतलब एसएससी के लिए ठीक हो जाता है। और उसके अलावा कुछ उसका प्रीवियस क्वेश्चन बना लीजिए। क्वेश्चन रिपीट तो हर जगह रिपीट होता है, ऐसा थोड़े है कि हिस्ट्री में अगर 500 क्वेश्चन है तो 500 क्वेश्चन में से हर बार जो है अलग ही नया क्वेश्चन बना देगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप प्रीवियस पढ़ेंगे तो आपका जो है जीएस ऐसे भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका रीजनिंग के लिए भी सेम बात हम बोलेंगे जो ये आपको इंग्लिश में बताए थे। जो आदमी का बेसिक्स एकदम नहीं जाता है, एकदम शुरू से शुरू करना चाहते हैं बेसिक्स पढ़ना, उसके लिए उपकार पब्लिकेशन का आता है वर्बल और नॉन वर्बल बुक, ठीक है ना। वो अब बुक आप पहले बेसिक्स बना लीजिए रीजनिंग के लिए। लेकिन जिसको लगता है कि नहीं हम रीजनिंग जानते हैं और हर लोग फैमिलियर है, जो आदमी मैथमेटिक्स जानता है वो हर लोग फैमिलियर रहता है रीजनिंग से, तो उसके लिए फिर ये बुक पढ़ने की ज़रूरत एकदम नहीं है। आप सीधे क्या कीजिए, इसका प्रीवियस ईयर्स का बुक ले आइए। मतलब किसी भी जो आप सीजीएल के लिए एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं तो सीजीएल का प्रीवियस ईयर्स का जो है विगत 10 सालों का जो प्रीवियस पेपर है उसका सिर्फ रीजनिंग बना लीजिए, उसी से आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको दूसरा फिर बुक बनाने का जरूरत रीजनिंग में नहीं पड़ेगा। और जब ये चारों चीज़ आप कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आपको ये डिसाइड करना होगा कि अभी तत्काल हम लोग सामने किस चीज़ का एग्जाम देना है, ठीक है ना। जैसे आप सीजीएल का कोई एग्जामिनेशन देना रहेगा तो आप उसका क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन जिसमें 10 साल का कम से कम प्रीवियस अगर दिया हो वो बुक आप ले आइए, क्योंकि आपको एग्जाम का पैटर्न और क्वेश्चन पूछने का तरीका सब आपको प्रीवियस है। हम लोग के समय जब तैयारी करते थे तो वो बोलता था कि कोई भी एग्जाम को पास करना है तो आप उसका प्रीवियस ईयर्स पढ़ लीजिए, उसी को हनुमान चालीसा लोग बोलता था कि वो आपका एक हनुमान चालीसा एक बेस है। आप जितना भी पढ़िएगा आपको जब तक नहीं पता चलेगा जब तक आप उसको उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं करते हैं। इसलिए ये जो चारों एग्जाम है ऐसा थोड़ा है कि एक ही बार में आप सीजीएल भी देने लेंगे, गैप होगा 2 महीना 3 महीना का, तो ये बेसिक्स आप पूरा पढ़ते रहना है। और इसके साथ साथ एक डेली मॉक टेस्ट आपको लगाना है डेली को डेली। जैसे ही आप इसको कंप्लीट करते हैं चारों बुक को, ये चारों बुक 5 बुक जब कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपको डेली एक मॉक टेस्ट देना चाहिए। मॉक टेस्ट आपको एग्जामिनेशन में जो है ना क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का सिखाता है कि हम लोग कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। कभी कभार देखिएगा जो बिगनर्स एग्जाम देने जाते हैं उनके साथ दिक्कत क्या होती है, उनको टाइम का पता ही नहीं चलता। मैथ बनाते हैं तो फिर मैथ में ही लगे रह जाते हैं, अगर कोई इंग्लिश पकड़ता है तो इंग्लिश में ही लगे रहता है। तो ऐसा नहीं होता, जब आप टेस्ट दीजिएगा तो फिर आप आदत से बन जाएगा एग्जामिनेशन को फील करने का कि कैसे हम एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, कैसे समय को बचा पाते हैं, किस चीज़ को हमको पहले बनाना है, किसको बाद में बनाना है। अगर कोई टफ सवाल आ जाता है तो उसको हमको छोड़ के स्किप करके आगे बढ़ जाना है, नेक्स्ट सवाल को अटेम्प्ट करना है। तो ये सब जो भी आपके क्राइटेरिया है ना, आप हर बारी में कभी गलती क्वेश्चन सही आपको जिसको आंसर आते रहता है उसको गलत आंसर टिक कर लेते हैं। ये सब सारा आपका जो है ना मतलब क्या होता है कन्फ्यूजन, ये आपको डेली मॉक टेस्ट से ही दूर होगा। और उसके बाद जब ये कंप्लीट कर लीजिएगा तो ये फिर आप डिसाइड कीजिए कि चारों में से आपका करंट में कौन एग्जाम होने जा रहा है। अगर सीजीएल का बता ही दिया, फिर अगर सीएचएसएल का एग्जाम चलेगा तो आप सीएचएसएल की तैयारी करने लगेंगे, उसका प्रीवियस ईयर लेंगे, वो प्रीवियस ईयर्स उसका जो है बना लेंगे। तो ये बुक के साथ साथ एक प्रीवियस ईयर्स का होना बहुत ही जरूरी है। और दूसरा डेली एक मॉक टेस्ट जो है आप कंप्लीटली डेली आप साइबर कैफे में जाके दे सकते हैं, लैपटॉप में देख सकते हैं, या फिर अभी कोई व्यवस्था नहीं है तो आप क्या कीजिए घर पर ही अपना जो है ऑफलाइन ही दीजिए। जब एग्जाम नज़दीक आ जाएगा तो फिर आप जाकर ऑनलाइन उसको एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो ये पूरा मतलब एसएससी का एक बहुत अच्छा मतलब ये डाटा है। और दूसरा जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो आप देखिए कि मेंस में आजकल जो डिस्क्रिप्टिव आने लगा है, तो डिस्क्रिप्टिव के लिए भी आपको कुछ नहीं करना है। आप देखिएगा कि अभी 2-3 साल में जो अभी एग्जामिनेशन हुए हैं तो 2-3 साल में जो भी उसका मेंस का क्वेश्चन पूछा है मतलब ये डिस्क्रिप्टिव में, उसका प्रीवियस ले लीजिए, वो भी एक बहुत बड़ा आधार आपका हो जाएगा।
और उसी को प्रैक्टिस कीजिए कि किस किस तरीके से एग्जामिनेशन में इस बार जो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, तो वो आपका सेकेंडरी हो जाता है। जब आप प्री और मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको डिस्क्रिप्टिव का एग्जामिनेशन देना पड़ता है, और वो भी शायद हमको लगता है बहुत ज़्यादा मार्क्स का होता नहीं है, शायद 100 मार्क्स का होता है। तो वो एक लास्ट चरण हो सकता है, वो भी उस पर जो है बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना। पहले आपको ये, इसमें आपका मार्क्स अगर उड़ जाता है बढ़िया, तो उसमें आपको एक जानते हैं उसमें एक औसत मार्किंग होता है, मतलब लिखने वाले में जो है कोई उसका कोई उसका क्राइटेरिया नहीं है, कोई मापदंड नहीं होता है कि कितना लिख देने पर कितना नंबर आ जाएगा। बस एक एक सामान्य जो होता है कि लेमैन की तरह में एक अच्छा लिखा पढ़ा हुआ लिखा आदमी जो है कैसा लिख सकता है, अपनी बातों को कैसे एक्सप्रेस कर सकता है, बस ये आपको आना चाहिए। तो आपका क्या होगा ना कि वो डिस्क्रिप्टिव वाला आप पेपर आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये आपका एसएससी से स्ट्रेटजी रिलेटेड है। अगर वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग के बीच शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस तरह के जो भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।